जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं पंकज सिंह पवार ऑन बिहाफ ऑफ डीडीसी इन द सीरीज ऑफ आवर प्रिपरेशन फॉर सितंबर 2023 एनडीए सेकंड आपके लिए एक और वीडियो के साथ आया हूं, जहां पे हम आज डिस्कशन पे लाएंगे अपना एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनडीए इंग्लिश में, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और टॉपिक है नाउन का। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एनडीए के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए भी जो पेपर डिज़ाइन होता है उसमें नाउन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन वेरी डिफरेंट फॉर्मेट्स। कुछ क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर्स में, कुछ क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, कुछ क्वेश्चंस ओवरऑल में आते हैं जहाँ पे नाउन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी बेस्ड भी कुछ एरर्स होते हैं जो नाउन के हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो दिखाया था वो एक मिक्सअप था, उसमें 2-3 टॉपिक्स को मैंने कवर करके वो वीडियो बनाया था। यहाँ पे हम स्टिक करेंगे सिर्फ एक टॉपिक में, जो कि है नाउन। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो नाउन से रिलेटेड जो नुआंसेस हैं, जो छोटे छोटे इंट्रिकेट नुआंसेस हैं, वो आप जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, और यूपीएससी जो क्वेश्चन में नाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनाता है, जो फ्रेम करता है, उसके पीछे उसकी फिलॉसफी क्या रहती है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ऑलरेडी एक स्लाइड ओपन है जिसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले इसका इंस्ट्रक्शन, जो डायरेक्शन दिया हुआ है, उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कई बार पेपर के अंदर में जीएटी, वैसे भी इंग्लिश का पोर्शन जो है वो टुवर्ड्स द एंड रहता है, तो बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस करने के चक्कर में स्टूडेंट्स कई बार बहुत बारीक और बहुत छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कि उनको बाद में रियलाइज होती हैं। ठीक है, सो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. So the direction says that in the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. If the sentence contains no error, then choose no error. तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसी में डायरेक्शन पहले फिक्स कर दिया गया है कि एक ही सेंटेंस को जो है दिया हुआ है आपको, उसके डिफरेंट पार्ट्स में दिया हुआ है। ए ऑप्शन में एक पार्ट है सेंटेंस का, बी में एक दूसरा पार्ट है, सी में उसका फॉलोइंग पार्ट है, फिर डी में उसका फॉलोइंग पार्ट है, और ई नो एरर है। सेंटेंस में अगर आपको एरर नहीं मिलेगा तो आपको नो एरर को मार्क करना है, और अगर सेंटेंस में आपको एरर मिलेगा तो आपको उस पार्ट को मार्क करना है जो जिसमें कि एरर है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर टाइप का एक क्वेश्चन टाइप है जो आप बहुत से पेपर्स में आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग एनडीए, सीडीएसई, एफकैट। इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेट बहुत से ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में आता है। बट लेट मी क्लियर वन थिंग फॉर ऑल, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप एनडीए में आए ही आए। जैसे आप पिछले 5-6 पेपर्स अगर रिव्यू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कॉम्प्रिहेंशन आ ही नहीं रही है, बट दैट डजंट मीन कि नेक्स्ट पेपर में नहीं आ सकती है। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप्स मैंने आपको गो थ्रू करवाए थे, डिस्कस करे थे, बट मैंने आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी कि कभी भी आपको एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं चलना है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि स्पॉटिंग एरर्स आएगा। हमें अपनी तैयारी करनी है ऑल राउंड, होलसम, पूरी तरीके से। ऐसे आपकी तैयारी होनी चाहिए कि अगर आपका एक टॉपिक जैसे नाउन अगर प्रिपेयर है तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को आप डील कर सकें और उस पर आंसर कर सकें। लेट अस रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, वी पैडेड द सीट ऑफ द चेयर विद कैमल हेयर्स टू मेक इट सॉफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि आप इसको क्लोजली पढ़ें, ठीक है, टेक गुड 5 to 7 सेकेंड्स इसको पढ़ें और फिर आप अपना आंसर फ्रेम करें। उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं किस तरफ जो मैं समझा रहा हूँ और जिस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको बेटर समझ में आएगी। प्लीज रीड दिस सेंटेंस। ओके, आई होप कि आपने ये सेंटेंस अभी पढ़ लिया होगा, मैंने स्क्रीन इसलिए छोड़ी थी। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स भी लेते हुए चले इन क्वेश्चंस के, ताकि आप बाद में इन्हें रिव्यू कर पाएं। ओके, सो द क्वेश्चन सेज दैट वी पैडेड द सीट ऑफ द चेयर विद कैमल हेयर्स टू मेक इट सॉफ्ट। सीधे सीधे आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपने नाउन अच्छे से प्रिपेयर किया है, कि प्रॉब्लम जो है वो सी वाले पार्ट में है। उसका रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं नाउन्स की तो हमेशा हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो सेगमेंटेशन होता है नाउन में, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन का और एक होता है काउंटेबल नाउन का। काउंटेबल नाउन में सारे के सारे वो चीज़ें आती हैं, वो नाउन्स आते हैं जो बेसिकली नंबर के थ्रू एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 2 पेन्स, मैं बोल सकता हूँ 2 चेयर, मैं बोल सकता हूँ 2 चेयर्स, 2 ट्रेन्स मैं बोल सकता हूँ। ये सारे के सारे वो हैं जिनके साथ एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लग सकता है, एक नंबर इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं आप। जैसे आप बोलो 2 पेन, 2 चेयर, 2 ट्रेन, 10 हाथी, 4 डॉग्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं।
और इन नाउन्स के अंदर एक खासियत होती है कि इन नाउन्स को आप प्लूरल सेंस में लिख सकते हैं, जैसे पेन्स, जैसे चेयर्स, जैसे ट्रेन्स। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, जैसे कि शुगर, जैसे कि सॉल्ट, जैसे कि इसी का एग्जाम्पल हेयर, इनके साथ ना तो कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ सकता है, आप कभी नहीं बोल सकते 1 शुगर, नहीं बोल सकते आपको बोलना पड़ेगा पूरा का पूरा एक फ्रेज फ्रेम करके, यानी कि 1 टीस्पून ऑफ शुगर। उसी तरीके से आप 1 सॉल्ट नहीं बोल सकते या 2 सॉल्ट नहीं बोल सकते, आपको हमेशा बोलना पड़ेगा 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट या 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। और वैसे ही हेयर को आप नहीं बोल सकते कि 3 हेयर्स, सॉल्ट्स, शुगर। हाँ, तो आप ये नहीं बोल सकते, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आप इनके साथ एसोसिएट कर ही नहीं सकते इन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। और इनको आप प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। आप हेयर को हेयर ही बोलेंगे, हेयर्स नहीं बोलेंगे। आप शुगर को शुगर ही बोलेंगे, शुगर्स नहीं बोलेंगे। सॉल्ट नहीं को सॉल्ट ही बोलेंगे, सॉल्ट्स नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जो विद कैमल हेयर्स जो दिया है उसको आपको एस हटाना चाहिए था, और यही सेंटेंस में एरर था, ठीक है। तो नाउन जिसने बहुत ही इनिशियल भी पढ़ा है ना, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो कोई इस चीज को कंप्लेन नहीं कर सकता कि डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा ट्रिकी है। नहीं, ये ऑन द फेस है। वी पैडेड, पैडेड मतलब होता है पैड करना किस चीज को, द सीट ऑफ द चेयर, चेयर की सीट को पैड करने के लिए वहां पे कैमल के बाल लगा दिए गए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था, ये इसका एरर था, एंड दैट्स हाउ वी डू इट, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, आगे और भी ज्यादा मजा आने वाला है, आप सब मेरे साथ बने रहिए बस, ठीक है। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ओके, सो हियर वी हैव आवर सेकंड क्वेश्चन followed by the same instruction. You have got a whole week to yourself and you can read to your heart's contents, ठीक है। यानी कि इसमें एक इंसान बोल रहा है किसी एक दूसरे इंसान को कि तुम्हारे पास एक पूरा वीक है, तुम्हारे लिए एक पूरा का पूरा टाइम बचा हुआ है एक वीक का, एंड यू कैन रीड टू योर हार्ट्स कंटेंट, तब जितना दिल चाहे, ठीक है। हार्ट कंटेंट्स ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं। अगेन आई वुड लाइक कि आप 5 या 7 सेकंड का टाइम लें, उसको फटाफट पढ़ें और अपने तरफ से जो आपको ऑप्शन लग रहा है उसको चूज करके, यानी कि अपना चॉइस ले लें, ठीक है। आई विल गिव यू 5 सेकंड्स फॉर दैट। ओके, सो आई होप आपने ये पूरी तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है इस चीज को कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है और सेंटेंस में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। हार्ट्स कंटेंट जो है ये एक फ्रेजल यूजेज है। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जिन्होंने ये पहली बार सुन रहे हैं, और उन लोग को इसको रिव्यू कराना चाहूंगा जो इसको काफी बार पढ़ चुके हैं। हार्ट्स कंटेंट जो होता है यूजेज, उसका जो इंडिकेशन होता है, जिसका बेसिकली जो उसका एक्सप्रेशन है, ये उस एक्सप्रेशन का जो क्लियर मीनिंग होता है वो होता है टिल यू डिजायर, यानी कि जितना जी चाहे, जितना जी चाहे, ठीक है। तो वो कह रहा है सेंटेंस में कि तुम्हारे पास कोई एक इंसान दूसरे इंसान से कह रहा है कि यू हैव गॉट अ होल वीक, आपके पास एक पूरा वीक है अपने लिए, टू योर सेल्फ, तुम्हारे पास अपने लिए, अपने आप को देने के लिए पूरा वीक है, एंड यू कैन रीड टू योर हार्ट्स कंटेंट, रीड टू योर हार्ट्स कंटेंट्स, ठीक है। अब जो नाउन समझते हैं, जो नाउन पढ़ते हैं, वो क्लियरली इस चीज को जानते हैं कि जो हार्ट्स कंटेंट्स है ये यूजेज के फॉर्म में गलत है। व्हाई? बिकॉज नाउन पढ़ते समय हमें हमेशा ये बताया जाता है थ्रू रूल कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें एस ऐड करते ही उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंजेस, यानी कि उनका मतलब जो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। यानी कि कंटेंट के बारे में मैं यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं आपको, जो सही एक्सप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं हार्ट्स कंटेंट। टी पे रुक जाते हैं, एस को यूज नहीं करते हैं। कंटेंट्स जो है वो एक तरह की श्रृंखला या किसी चीज को बयान करने के लिए होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट आर द कंटेंट्स यू हैव केप्ट इन योर रेसिपी, मतलब आप कुछ खाना बनाने चाह रहे हो तो आपने उसमें क्या क्या डाला है। या आपने देखा होगा कई बार हम सामान खरीदते हैं मार्केट से कुछ, तो उसके पीछे कंटेंट्स लिखा होता है कि उसके किन किन चीज़ों के सम्मेलन से वो चीज़ बनी है। वो कंटेंट्स अलग है। कंटेंट जिसको हम संतुष्टि कहते हैं, हार्ट्स कंटेंट, दिल की संतुष्टि, कंटेंट, ये संतुष्टि होता है। और ये जो कंटेंट्स है ये होता है इंग्रेडिएंट या फिर जो चीज़ें सम्मिलन में
बनाई जाती है, जिनको सम्मिलित करके एक चीज़ को बनाया गया है, वो उसके कंटेंट्स होते हैं। तो यानी कि प्रॉब्लम जो है वो है डी पार्ट में, ठीक है। अगेन बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार जो है ये क्वेश्चन था। आई होप आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, बने रहिए आप। आपको लेके चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, so the next question says we had taken great pain to check the structural soundness of the coach work। यानी कि we had taken great pain, great pain से यहाँ पे मतलब है हमारा थोड़ा कष्ट वाला काम। जिस कारण से हार्ड वर्क को हार्ड वर्क कहा जाता है, सॉफ्ट वर्क नहीं कहा जाता, वो वाला जो है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है सेंटेंस। तो वो कह रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है चेक करने के लिए स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ द कोच वर्क। अच्छा, मैं एडिशनली यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताते हुए चलूंगा, वो डायरेक्टली नाउन से तो नहीं है, लेकिन आपकी इंग्लिश जरूर एनहांस करेंगी, तो उसमें आपको पूरा पूरा ध्यान जरूर देना है। जैसे इसमें इसने बोला है ग्रेट पेन, ये एक एक्सप्रेशन है, मीनिंग मैं नीचे बता चुका हूँ आपको, इसको हम कहते हैं कष्ट वाला काम यानी हार्ड वर्क। उसके बाद टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस। स्ट्रक्चरल साउंडनेस मतलब है कि कितना सही है, या आप बोल सकते हो कितना एप्रोप्रिएट है स्ट्रक्चर। जो भी चीज बोली गई है उसका स्ट्रक्चर कितना सही है। कोच वर्क ऑब्वियसली जो वर्क हमें कोचिंग के टाइम पे करवाया जाता है, या जो भी काम कोच खुद करता है, ठीक है। तो ये भी एक है। एक बार मैं चाहता हूं आप 5 सेकंड लें और पूरा इसको पढ़ें ऊपर से नीचे तक सेंटेंस को। मैं चाहता हूं आप खुद भी चॉइस लें, और जो भी इसको देख रहा है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। ओके, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने अपने अपनी चॉइस बना लिए होंगे, इसको ठीक से पढ़ लिया होगा, इसको पूरा का पूरा रिव्यू कर लिया होगा सेंटेंस को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में जो है करीब करीब 1 और 2 एक्सप्रेशन है, और बाकी जो है ये भी नाउन है और ये वर्ब है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आप सब लोगों को समझाना चाहूँगा कि इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए आपको आपकी जो स्ट्रक्चरल नॉलेज है इंग्लिश के अंदर में, कौन सी चीज़ वर्ब है, कौन सी चीज़ एडजेक्टिव प्ले कर रही है, कौन सी चीज़ एडवर्ब प्ले कर रही है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और उसी तरीके से मैं आपको ये कराऊंगा। इसीलिए मैं सेंटेंस को आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, ये वर्ब है, और हाँ, तो बेसिक मैंने आपको बता दिया। आगे हम जब बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैं और ज़्यादा इसमें डीपली आपको इन्वॉल्व करता रहूँगा। तो देखिए आप सेंटेंस में जो एक्सप्रेशन है, जो भी इंसान जो है अपनी रीडिंग अच्छी रखेगा इंग्लिश में, तो इसी के साथ में एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और इसमें यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी NDA इंग्लिश बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो 3 तरीकों से आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला तरीका है आप अपनी ग्रामर पे वर्क करिए। ग्रामर को यानी कि आपकी जो आपके रूल्स हैं, द सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स पूरे सिलेबस में, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के और उसके बाहर के भी जो आपके सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं NDA में, उस पर हम डेफिनेटली आगे चल के बात करेंगे, वीडियोज़ भी बनाएंगे। उनको तो इंटैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं वोकैबुलरी, जहाँ पे हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और उससे जुड़ी हुई जो बारीकियां हैं उस पर काम करेंगे। और तीसरा होता है रीडिंग। अब देखिए, ये दोनों तो वीडियोस के थ्रू कराना बहुत आसान है। मैं आपको वीडियोस दूंगा, आप उसको सुनेंगे, मैक्सिमम सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आने लग जाएगा। वक्त के साथ रिव्यू और वक्त के साथ आप रिवाइज करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। बट रीडिंग, देखिए रीडिंग का जो है वो काम आपको अपने सिर पे लेना पड़ेगा। आपको रीडिंग के लिए अच्छे न्यूज़पेपर्स मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको पढ़ने के लिए अच्छी मैगजीन्स, अच्छे आर्टिकल्स मैं अपने वीडियोस में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। इनफैक्ट दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे अपने बोर्ड पे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना, ये जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। मैं ये बात इसलिए इस बीच में लाया हूँ क्योंकि जब आप ये एक्सप्रेशन देखते हैं ग्रेट पेन, तब हमें मालूम पड़ता है कि जो असली एक्सप्रेशन है नाउन के अंदर, उसमें ग्रेट पेन नहीं, ग्रेट पेन्स बोला गया है। ग्रेट पेन नहीं बोला गया है, ग्रेट पेन्स बोला गया है। पेन का इस्तेमाल नहीं होता, पेन्स का इस्तेमाल होता है। पेन्स जो है वो एक्चुअली में नाउन प्लस एस, जो मैंने पीछे बात करी थी, यानी नाउन का मतलब हो गया दर्द
जो नाउन वाला पेन है उसका हो गया मतलब दर्द, और एस ऐड करते ही उसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ग्रेट पेन का मतलब बन गया कष्ट वाला काम, जिस काम में आपको कष्ट हो। ठीक है, पेन का मतलब दर्द, पेन्स का मतलब जहां एफर्ट वाला काम है ना, ये वो असली दर्द की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है किस तरह से मुश्किलों का सामना करके आप काम करते जा रहे हो, उस भाव को प्रकट करने के लिए हम बोलते हैं ग्रेट पेन्स। ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर है ग्रेट पेन, बी वाला पार्ट, यहाँ पे एस की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हमने आज दो एक्सप्रेशंस और देखे और इससे हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ, डेफिनेटली हुआ। मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें और उसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ कैश वाउचर स्कीम टू एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर सेविंग्स ऑन गुड। ठीक है, सेंटेंस मैंने आपको रीड करके सुना दिया है, ये सेंटेंस है आपका, और जो है आप इसको एक बार ठीक से पढ़ें और ऑप्शंस भी देखें अपने। ठीक है, और देन उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, आई होप आपने इसको डीपली पढ़ा और समझा। अब मैं आपको जो है इसका सही आंसर देने से पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन करूंगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारे देश की केंद्र सरकार, अभी कौन सी सरकार चल रही है हमारे देश में? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार। तो ये उसी के बारे में आप मान के चलिए कि बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ कैश वाउचर स्कीम टू एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर सेविंग्स ऑन गुड। पहली चीज, ये जो सेविंग्स है वो जो है वही नाउन की जब हम बात कर रहे थे कि एक नाउन होता है और एक होता है, उसी नाउन पे हमने प्लस कर दिया एस, तो दो डिफरेंट मीनिंग बन जाते हैं हमारे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं वर्ब की भी, तो वर्ब में भी कई बार वर्ब पे हम जब एस ऐड करते हैं तो वो भी कभी कभार नाउन का शेप ले लेता है। यही केस यहाँ इस सेविंग के साथ है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको ज़रूर सुनिएगा। जैसे कि सेविंग होता है असल में वर्ब, लेकिन एस ऐड करते ही वो बन जाता है सेविंग्स, यानी कि आपकी जमा पूंजी। जमा पूंजी आपने कई बार सुना होगा अपने घर के बड़ों को बोलते हुए, या काफी सारे समझदार लोग जब बात करते हैं कि अपनी सेविंग्स को आपको हमेशा जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए कि बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। तो ये वाला सेविंग है। सेविंग मतलब होता है जमा करना। ठीक है, लेकिन सेविंग्स मतलब यानी एस ऐड करते ही उसका मीनिंग क्या बन जाता है? एक नाउन, जमा पूंजी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जैसे कि सेंटेंस बोल रहा है हमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नई कैश वाउचर स्कीम के साथ आई है लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो स्पेंड करें पैसा अपना सेविंग्स का ऑन गुड। ठीक है, अब अगेन जो मैंने आपको यहां पे बात बताई वही चीज अगेन इस सेंटेंस के अंदर में एक प्रॉब्लम है। गुड जो है वो एक तो होता है गुड जो कि होता है एज एन अप्रूवल यूज। जब हम किसी छोटे बच्चे को या कोई हमसे पूछता है कि मैंने काम कैसा करा है, कोई हमसे हम अप्रूवल लेना चाहता है कि मैंने सही करा है या गलत करा है, तो सही को बोलने के लिए हम बोलते हैं गुड। जैसे किसी ने कुछ अच्छा क्रिकेट में स्ट्रोक करा तो हमने बोला वेरी गुड। हम पे कोई बच्चा एक ड्राइंग लाके दिखा रहा है हमें, तो हम बोलेंगे वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो उस तरीके से गुड है। लेकिन जहां पे जरूरत हो सामान बताने की, सामान, पोजेशंस, मर्चेंडाइज, चीजें, तो वहां पे गुड्स बोला जाता है, गुड नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ दिस इज बेसिकली एन एरर। और इंप्रूवमेंट के लिए हमें किस में चेंज करना है? इस वाले पार्ट में, टू स्पेंड देयर सेविंग्स ऑन गुड। ठीक है, ये जो लेवल है क्वेश्चन का, ये बहुत अच्छा लेवल है। मैं चाहता हूं आप जितने भी मैंने पीछे क्वेश्चन कराए उसके वीडियो पे तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप आने वाले टाइम पे भी काफी सारे क्वेश्चंस को आप इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढे और उनको करें। ठीक है, तो इससे आपका जो ये प्रैक्टिस है इंग्लिश की वो इंप्रूव होगी। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है? आई ट्राइड टेकिंग टैबलेट्स फॉर द हेडेक बट दे डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि मैंने कुछ गोलियां ली, मेडिकल सिचुएशन होगी किसी के साथ, हेडेक की प्रॉब्लम बता रहा है वो, और बोला उसके लिए मैंने कुछ टैबलेट्स ली हैं, टैबलेट्स जो खाने वाली आती हैं मेडिकल, क्रोसिन, एस्पिरिन। ठीक है,
इस तरह की टैबलेट उसने ली, बट हो रहा है कि उसने कोई इफेक्ट नहीं छोड़ा। मैं चाहता हूँ आप इस सेंटेंस पढ़ें और इस सेंटेंस में सारे के सारे ऑप्शंस देखें और फिर सोच के मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए इसका। ओके, तो एस्पिरेंट्स मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत क्लोजली इसको देख लिया है और अब आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। बट जिनको नहीं समझ में आया या जिनको ये क्वेश्चन में कहीं पे भी एरर नहीं लगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ इसमें डेफिनेटली एरर है। और एरर जो है वो है नाउन के अंदर में वोकैबुलरी की एरर, जो कि बहुत ही आप इसको एक तरह का बोल सकते हैं कॉमन एरर्स जिसे हम कहते हैं, काफ़ी लोग जो करते हैं अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशनल बोलचाल में, काफ़ी लोग इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं। और वो प्रॉब्लम है अफेक्ट में। अफेक्ट जो है कई लोग इसको इफेक्ट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। अब मैं बताता हूं तो कैसे। अफेक्ट जो है उसका मतलब होता है बदलाव, और वो बदलाव या चेंजेस और नेगेटिव चेंजेस, किसी चीज में नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चेंजेस लाना, वो प्रोसेस जो है बदलाव लाने का, अफेक्ट करना। जैसे हम बोले द थंडर स्टॉर्म अफेक्टेड द बिल्डिंग्स, है ना। माई कार्स माई कार मतलब मेरी गाड़ी को अफेक्ट कर रही है एसिड रेन। माई कार इज बीइंग अफेक्टेड बाय द एसिड रेन। तो वो है ये, यानी कि ये है वर्ब, किसी चीज में परिवर्तन लाना, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको कहते हैं हम अफेक्ट। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको ये 2 एग्जांपल दिए, और भी एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं इसके बारे में। जैसे द फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज अफेक्टिंग द अप्लायंसेस एट माई होम। वो फर्क डाल रहा है, अभी के टाइम पे वो असर डाल रहा है, इट्स अ प्रोसेस, वो हो रहा है। लेकिन जब कोई प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद जब हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं इफेक्ट, ठीक है। यानी कि ये होता है नाउन, यानी कि जो उसके साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य जो होते हैं यानी प्रमाण जो होते हैं, जो उसके बाद दिखते हैं, जब वो फर्क पड़ जाता है, उसे हम इफेक्ट कहते हैं। देखिए एक वर्ड का फर्क है सिर्फ ए और ई, लेकिन ये जो है नाउन है, ये जो है वो वर्ब है। और कई लोग जो बोलना चाहते हैं इफेक्ट लेकिन बोल रहे होते हैं अफेक्ट, और कभी बोलना चाहते हैं अफेक्ट और बोल रहे होते हैं इफेक्ट। तो ये वाली जो एक बहुत ही, तभी मैंने आपको बोला ये कॉमन एरर्स में आता है और ये नाउन की वोकैबुलरी का एरर है। जैसे मैं एक और इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ। आप कभी भी, आप जैसा कि जानते हैं कि नाउन के तो कोई फॉर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। नाउन का तो सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इस तरीके से वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। तो आपने अफेक्टेड तो सुना होगा, जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है अफेक्ट का, लेकिन आपने कभी इफेक्टेड नहीं सुना होगा। रीजन उसका एक ही है, क्योंकि ये नाउन है तो इस तरह का कोई वर्ड बन ही नहीं सकता। तो यानी कि अफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा। इसमें कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और आंसर आराम से बी वाला मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो अपने 4 मार्क्स हमने सिक्योर कर लिए एनडीए में। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन एंड देन वील सी अनदर स्टोरी देयर। Okay, so the next question says, in the case of guinea pig, the number of offsprings varies between 2 to 5. ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक साइड नोट पे। गिनी पिग जो है ये बहुत पॉपुलर एक एक्सप्रेशन है अंग्रेजी के अंदर। आपने सुना होगा दुनिया भर में जो साइंटिस्ट्स होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट्स होते हैं स्पेशली, वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, है ना। यानी किसी एनिमल पे, या कोई उनको टेस्ट करनी है, अपनी जो सीरम टेस्ट करना है, कोई नई मेडिसिन टेस्ट करती है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेते हैं। पहले के टाइम पे जो है, अभी के टाइम पे सॉरी, काफ़ी रैट्स पे होते हैं, क्योंकि सुनने में आता है कि रैट्स का जो डीएनए रिस्पॉन्स है वो थोड़ा ह्यूमन वाला है, तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट रैट्स पे होते हैं, चूहों पे होते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे वो गिनी पिग नाम के जो है पिग्स पे किया करते थे। और इसीलिए कभी भी जब गिनी पिग्स बोला जाता है आज की डेट पे, तो वो बोला जाता है काइंड ऑफ अ समथिंग जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फर्स्ट टाइम, समथिंग बीइंग एज अ होस्ट टू एनी new
एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो गिनी पिग बोला जाता है। कई बार हम बोलते हैं कि यार वो जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, काफी सारे एम्प्लॉइज बोल रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक नया जो है स्ट्रक्चर, एक नया प्लान लेके आई है छुट्टियों को लेके, और वो मुझे गिनी पिग बना रही है, मतलब मुझसे शुरुआत कर रही है, टेस्ट मुझ पे कर रही है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट या टेस्ट के लिए यूज होता है। ये साइड नोट था स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखेंगे गिनी पिग को। और एक कंट्री का नाम है, वो सब आप सब लोग जानते होंगे, आप लोग ज्योग्राफी जानते ही हैं, पपुआ न्यू गिनी, ये कंट्री का नाम है। और obviously there is a connection between this guinea pig name and Papua New Guinea, ठीक है। तो let's go to the question. In the case of guinea pig, comma, the number of offspring varies between 2 to 5. ये क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस है, 5 सेकेंड का टाइम है, आप इसे देखिए और हो सके तो अगर जरूरत पड़े तो उसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने पास। प्लीज वॉच इट। ओके एस्पिरेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने जो है ये पूरी की पूरी तरीके से देख लिया है और अब आप रेडी हैं। आपने कईयों ने आंसर मार्क कर दिया होगा। मैं अब शुरुआत करूंगा अपनी तरह से आंसर देने की इसका, ठीक है। गिनी पिग के बारे में एक छोटी सी कहानी मैंने आप लोगों से शेयर करी, वो आप लोगों ने समझ ली होगी आई एम श्योर। और बात कर रहे हैं वो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स की, ठीक है। तो अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस नाउन से आएंगे, पक्का आएंगे, डेफिनेटली आएंगे और बहुत अलग अलग टाइप के आएंगे। यहाँ पे भी नाउन की ही अगेन एरर है, जैसे कि आप जानते हैं। नाउन एक तो इंडिविजुअली नाउन होता है और दूसरा कुछ नाउन्स पे एस एप्लीकेबल ही नहीं होता है, यानी कि गलत माना जाता है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के नाउन्स हैं, हमें जो है ग्रामर बोलती है नाउन की कि कुछ नाउन के साथ जो है एस लगा के आप उसका प्लूरल नहीं बल्कि सेंटेंस में उस पर्टिकुलर नाउन को गलत ही कर रहे होते हो, वो नाउन पे हम कभी भी नहीं एस ऐड कर सकते हैं। तो क्या क्या डिफरेंशिएशन अभी तक हमने समझे। एक पर्टिकुलर टाइप का नाउन होता है जिसका एस लगने से मीनिंग चेंज हो जाता है। एक पर्टिकुलर टाइप का नाउन होता है जिसके साथ एस लग के वर्ड जो है अपनी मीनिंग ही खो देता है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो वैसा ही एक वर्ड है ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो है वो ऑफस्प्रिंग ही रहता है, वो ऑफस्प्रिंग्स नहीं हो सकता, ठीक है। आप कितना भी उस पर एस ऐड करने की कोशिश करें, एस आप उस पर यूज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही 2-3 वर्ड्स और हैं ऐसे, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ओके, ऑलराइट। ऑफस्प्रिंग ही रहता है, ऑफस्प्रिंग नहीं हो पाता, ठीक है। ऑफस्प्रिंग हम बोलते किसके हैं, हम बोलते हैं न्यू बॉर्न्स, ऑब्वियसली बेबीज के लिए बोला जा रहा है, ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ह्यूमंस और एनिमल्स के न्यूबॉर्न बेबीज को हम जो है ऑफस्प्रिंग कहते हैं और इसमें एस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस तरह का ये ऑफस्प्रिंग जो है वो वर्ड है जहाँ पे एस लग करके वो जो है गलत हो जाता है। ऑफस्प्रिंग आप प्लूरल बोलना चाहें तो भी ऑफस्प्रिंग, आप सिंगुलर बोलना चाहें तो भी ऑफस्प्रिंग। मैं आपको 2 सेंटेंसेस बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बोलना, जैसे द बियर, द एनिमल बियर की अगर हम बात करें, द बियर is very violent and protective towards their offspring. The bear are very protective and very violent. The bear are very protective and possessive toward their offspring. अब उसके एक ऑफस्प्रिंग हो, उसके 4 ऑफस्प्रिंग हो, उसके 20 ऑफस्प्रिंग हो, वो ऑफस्प्रिंग ही रहेगा, और चाहे वो एक ही ऑफस्प्रिंग हो। ये एक जनरल सेंटेंस है। Humans have a tendency of being very dominating towards their offspring. अब यहाँ पे आपका एक ऑफस्प्रिंग हो, 2 ऑफस्प्रिंग हो, 3 ऑफस्प्रिंग हो, चाहे 20 ऑफस्प्रिंग हो। वैसे 20 ऑफस्प्रिंग तो मुश्किल ही है आज के ज़माने में किसी इंसान के होने, लेकिन एक बात मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ऐसे ही कुछ और भी वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में एस ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे ही एपरेटस, जो टूल्स होते हैं लैब के, उन पे भी एस ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा डियर, उसके अलावा शीप, इन पे ऐड नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। इनको हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि हम प्लूरल लिखना चाहें इन्हें, या कोई प्लूरल बताना चाहे तो भी इनको उसी फॉर्म में रखना है, सिंगुलर फॉर्म में, और कोई इन्हें सिंगुलर बताना चाहे तो भी इन्हें उसी फॉर्म में रखना है। तो एयरक्राफ्ट,
apparatus, deer और sheep. मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे एयरक्राफ्ट का, द एयरलाइन इज ट्राइंग टू रिकवर देयर स्टोलन या देयर डैमेज्ड एयरक्राफ्ट. अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट ही बोला जाएगा, चाहे वो 10 एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हो, चाहे 2 एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हो, चाहे 1 एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हो. ठीक है, तो यानी कि क्लियरली एरर आप पकड़ चुके हैं, बोलने की जरूरत नहीं है. प्रॉब्लम है पार्ट सी. तो देखा आपने आस्पिरेंट्स कितनी आसानी से मैंने ये जो है इस बेसिक नॉलेज के बेसिस पे ये मैंने क्वेश्चन आपका सॉल्व कर लिया. तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको हमारे वीडियोस देखने चाहिए और इनसे जो एटलीस्ट जो स्टाइल है उसको जल्दी से जल्दी ग्रास्प करने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Unfortunately, I lost interested halfway through the film. ठीक है, अगेन 4 सेकंड का टाइम है, आप देखिए 4 से 5 सेकंड लीजिए और इस सेंटेंस को देखिए, ऑप्शंस को देखिए आप. ओके ओके, सो आई होप आप लोगों ने जो है ये क्वेश्चन पूरी तरीके से पढ़ लिया है और आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है. जिन्होंने नहीं मार्क करा है क्वेश्चंस उनको, और जिन्होंने मार्क भी करा है उनको और डिटेल में आंसर्स कर देता हूँ. इस क्वेश्चन के अंदर में शुरुआत हुई है अनफॉर्चुनेटली से, यानी कि वो ये कह रहा है जो है दुर्भाग्य से मुझे हाफ वे थ्रू द फिल्म, ये भी एक एक्सप्रेशन है दोस्तों, हाफ वे थ्रू द फिल्म, यानी कि मिड जो टाइम था, मतलब मिड टाइम ऑफ द मूवी में मुझे इंटरेस्ट लूज हो गया. ये तो एक है, वो कहना ही चाह रहा है. तो इसमें इंटरेस्टेड क्या कर रहा है? इंटरेस्टेड तो एडजेक्टिव है. इंटरेस्टेड जो है वो एक एडजेक्टिव है. वो जो है इंटरेस्टेड नहीं बोलना चाह रहा था वहां पे, वो बोलना चाह रहा था इंटरेस्ट, यानी कि जो नाउन है वो ये बोलना चाह रहा था, यानी कि जो फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ डिजायर या वांट, वो ये कहना चाह रहा था. वो कहना चाह रहा था कि दुर्भाग्य से मूवी के बीचों बीच में मुझे जो वो वांट था, जो डिजायर था, वो लूज हो गया. वो ये नहीं बोलना चाह रहा था कि मैं इंटरेस्टेड खत्म हो गया. नहीं, इंटरेस्टेड तो एक एडजेक्टिव है. तो यानी कि प्रॉब्लम जो है वो इस पार्ट में है, ए पार्ट में, लॉस्ट इंटरेस्टेड, इसमें प्रॉब्लम है. इसे इंटरेस्ट होना चाहिए था. ठीक है, देखिए कितना बेसिक सा एरर है और हम लोग सोचते हैं कि कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं या होने वाले हैं. ये दिस इज द पीक लेवल, दिस इज द बेसिक and the peak level which I am covering through this video. So please do not get distracted. कोई आपको, बहुत से लोग बोलते होंगे ऐसी आती है ऐसी आती है. हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि कैसी बेसिकली एनडीए इंग्लिश में किस तरह का लेवल टच होता है इन नाउ. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ओके, सो गोज विदाउट सेइंग, आप लोगों को ये क्वेश्चन अगेन पढ़ना है और आई होप आप पढ़ पा रहे हैं. आई विल स्टैंड हियर, आप ये क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन कहता है सेवरल वर्क ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द टाउन म्यूजियम येस्टरडे. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शंस पढ़े हैं, इसके नीचे लिखे हुए हैं, ऊपर सेंटेंस है. प्लीज रीड द सेंटेंस एंड मेक योर चॉइस. आई होप आप लोगों ने पूरी तरह पढ़ लिया होगा. काफी लोगों ने तो अपने चॉइस भी बना लिए होंगे और काफी लोगों ने चॉइस नहीं बनाए होंगे, वो वेट कर रहे होंगे मेरे से बताने का. तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस पर चलता हूँ. सेंटेंस कह रहा है कि बहुत सारे जो कृतियां, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कृतियां, ठीक है, कलाकृतियां जिसे हम कहते हैं, चुराई गई एक म्यूजियम से कल, पिछले वाले कल को बोल रहा है येस्टरडे. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस वर्क में. अब मैं कहानी सुनाता हूं आपको. नाउन हमें कहता है वर्क के लिए कि वर्क जो है वो वर्ब है, लेकिन जो वर्क्स है वो ही नाउन है. ठीक है, और एक वर्क्स जो है वो इस वाले वर्क का सिंगुलर फॉर्म है. अब मैं दिखाता हूं कैसे. अगर कोई बोल रहा है ही वर्क्स एवरी डे, तो वो कह रहा है कि वो रोज काम करता है. अब क्योंकि ये ही जो है वो सिंगुलर था, इसीलिए सेंटेंस में जो वर्ब है वो भी सिंगुलर डाली गई, तो वर्क्स ठीक है. लेकिन जब हम बात करते हैं कलाकृतियों की, और कलाकृतियां जो हैं वो संज्ञा हैं, संज्ञा यानी कि नाउन, उसका लेना देना इस वाले वर्क से बिल्कुल भी नहीं है. ये वर्क
और ये वाला वर्क यहाँ पे, ये बहुत सेपरेट है। जब आप बोलते हो सेवरल यानी कि बहुत सारे, वर्क नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वर्क जो है वो विदाउट एस है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ये वाला वर्ब बन चुका है। जब हम बोलते हैं दे वर्क एवरी डे, अब आपको समझ में आया होगा। दे वर्क एवरी डे, वर्क वर्ब है। ही वर्क्स एवरी डे, वर्क वर्ब है लेकिन सिंगुलर है। अब कोई बोल रहा है कि सेवरल वर्क्स ऑफ आर्ट वर स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम, तो वो कह रहा है काफी कलाकृतियां जो है चुराई गई पिछले दिन यानी कल म्यूजियम से, टाउन के। ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल कट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, विदाउट एनी डाउट है कि ए पार्ट में प्रॉब्लम है। सेवरल वर्क नहीं होगा, यहाँ पे एस होना चाहिए। तो अब देखिए कितना सिंपल है और हम लोग कितना डरते हैं इससे। हम सोचते हैं यार पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा, कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। नाउन के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। मैं चाहता हूं आप ये वीडियोस देखें, इसका फायदा उठाएं और आने वाले जो आपके पेपर है सितंबर में, NDA 2 जो आपका आने वाला है 2023 का, उसमें जस्ट गो देयर एंड इस मेंटालिटी से घुसेगा कि इस बार नाउन से रिलेटेड हम कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, लेट मी टेक यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the sentence says the boxes were heavy, so carrying two of them was too much weighted to handle. सेंटेंस आपके सामने है, बिल्कुल एकदम मोती की तरह पिरोया हुआ है। नीचे आपके पास ऑप्शंस हैं। प्लीज टेक 5 सेकेंड्स, बहुत इत्मीनान से ठंडी सांस लेके, पानी आपके पास है तो एक जो है सिप पानी का लेकर के प्लीज गिव योर टाइम टू दिस और सोच के देखिए कि इसमें कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। प्लीज टेक योर टाइम। ओके, enough time I have given to you and I think you must have done the work given. तो आपने इसे पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और समझने वाले इसको मार्क कर भी चुके होंगे, जिसको डाउट होगा। अच्छा, डाउट किसी को है फिर भी मैं बोलूँगा एक आंसर आप अपनी तरफ से चॉइस ले लो। एक गेम खेलते हैं, क्या पता आपका सही हो। एक हम ये मेंटल गेम खेल सकते हैं कि आप एक बार गैस वर्क करिए और देन आई विल टेल यू द आंसर, देन वील सी कि आपका आंसर कितना सही कितना गलत है। सेंटेंस के अंदर में जो है एक बोला गया है बॉक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे और इसलिए उनके दो को कैरी करना जो है वो बहुत एक है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स यहाँ पे देखिए टू मच जो है ये एक एक्सप्रेशन है अंग्रेजी का, टू मच। इसी तरीके से एक और एक एक्सप्रेशन होता है, उसको हम ठीक उल्टा कहते हैं, यूज करते हैं, वो होता है मच टू। अब जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं वो ये जरूर जानते हैं कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं अंग्रेजी के, इनके जो एंड्स होते हैं ना, एंडिंग्स, यहां पे तो ये वाला यूज हुआ है टू मच, एक मच टू भी होता है। तो टू मच के साथ जो है हमेशा वो एक नाउन का यूजेज करेगा और मच टू के साथ हमेशा वो एक एडजेक्टिव का ही यूज हो पाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पे वेटेड, वेटेड पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, ये तो एक एडजेक्टिव है। ये वर्ब का यानी वर्क जो आती है हमारी वर्ब वेट, इसका सेकंड फॉर्म है वर्ब का वेटेड, लेकिन ये वेटेड जो है एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। करेक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं। वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म कभी कभी एडजेक्टिव के तौर पे यूज होती है, हम सब जानते हैं। तो इसमें जो वेटेड का यूज है वो गलत है क्योंकि एक्सप्रेशन टू मच है। तो यहां पे वेटेड की जगह आना चाहिए था टू मच वेट टू हैंडल। ठीक है, हैंडल करने के लिए टू मच वेट था। बट अगर वो बोलता कि मच टू, तो फिर यहां पे वेटेड बिल्कुल ठीक था, तब आता मच टू वेटेड टू हैंडल। ठीक है, तो यानी कि दिया उसने ये, लेकिन पीछे उसने एडजेक्टिव दे दिया ये वाला, तो ये तो गलत बात हो गई। हमें चाहिए यहाँ पे नाउन, तो यानी कि यहाँ पे गलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन जो है हमारा वो है सी वाला सही। अब आप सोच के देखिए, अगर आपने ये समझ के नहीं सिर्फ गेस वर्क पे किया था तो आप कितने सही थे अपने गेस वर्क में। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज एंड दैट्स हाउ इट गोज। यही एक लेवल है जो हमें अचीव करना है धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम कर रहे हैं। अभी भी कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस आर लेफ्ट। लेट मी टेक यू टू अनदर क्वेश्चन।
Okay, so the next question straight away says that poverty is compounded by inflation, which has reached extreme levels in the region, as demonstrated by consumer price indexes. ये जो है वो हमारा सेंटेंस है. थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, मुझे खुद मालूम है, थोड़ा सा काफी लोग इसमें थोड़ा सा घबरा भी गए होंगे, लेकिन अगेन स्टे काम, स्टे रिलैक्स्ड, रीड द सेंटेंस. बहुत लंबा सेंटेंस है, 7 सेकेंड ले लो आप, लेकिन सेंटेंस पढ़ो, नीचे ऑप्शंस देखो, और अगर समझ में आ गया है तो तुरंत अपना चॉइस लो, समझ नहीं आया है तो एक ऐसे ही रैंडम सा चॉइस लेके बैठो जरा. मैं चाहता हूं कि आप इसमें रैंडम सा चॉइस लो, फिर जब मैं एक्सप्लेनेशन दूं देन आपके दिमाग में हिस्ट्री बने कि किस तरीके से सही आंसर जो क्या है वो आपको कनेक्ट कर पाओ आपसे. ठीक है, प्लीज टेक योर टाइम. ओके, आई होप आपने ये पढ़ लिया है और अपना अपना आंसर आप लोगों ने चूज कर लिया है. नहीं चूज करा है तो अभी भी टाइम है, चूज कर लो. सेंटेंस को मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ. पॉवर्टी इज कंपाउंडेड बाय इन्फ्लेशन विच हैज रीच्ड एक्सट्रीम लेवल्स इन द रीजन एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस. पॉवर्टी यानी कि गरीबी जो है कंपाउंडेड यानी कि बहुत ही तेजी से, यानी कंपाउंड की स्पीड में बढ़ी है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन विच हैज रीच्ड एक्सट्रीम लेवल्स इन द रीजन. इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है. इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है उसका लेना देना इकोनॉमिक्स से है. इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का ये जो है स्टेटमेंट उठाया गया है. और इन्फ्लेशन भी एक इकोनॉमिक्स बेस्ड कॉन्सेप्ट है. मैं ऐसे क्विकली बता देता हूँ आपको. इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन जो है टेक्निकल वर्ड है जो कि जनरल महंगाई के लिए यूज करा जाता है ना, यानी किसी चीज का प्राइसेस ओवरऑल कितना बढ़ा है इकोनॉमी के अंदर. और पॉवर्टी इज कंपाउंडेड बाय इन्फ्लेशन विच हैज रीच्ड एक्सट्रीम लेवल्स इन द रीजन, यानी कि पॉवर्टी को में इजाफा करा है इन्फ्लेशन ने, जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल्स, अगेन एक यूजेज है ये एक्सट्रीम लेवल्स, यानी कि बहुत ही पीक लेवल पे पहुंच चुकी है एक पर्टिकुलर रीजन में, एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस. ठीक है, अब सीधे सीधे अगर मैं पॉइंट पे आऊं तो नाउन की एरर है इसमें. नाउन जो होता है हमारा इंडेक्स, ठीक है, इसके बेसिकली एस ऐड करते ही इस पे या इसको प्लूरल बनाने का जो हमारा सिलसिला होता है तो इससे दो आंसर्स निकल आते हैं. एक आता है इंडेक्सेस बाहर और एक आ जाता है इंडिसेस बाहर. ठीक है, इंडेक्स जो होता है वो ऑब्वियसली हम यूज करते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स या कंटेंट्स के लिए. काफी बच्चे तो ऑलरेडी समझ ही गए होंगे. जब हम एक कोई किताब पढ़ते हैं तो कभी कभी कंटेंट्स वाले पेज, जो फर्स्ट पेज होता है उसमें कई बार इंडेक्स भी दिया रहता है वहाँ पे कि अंदर में जो नंबरिंग है पेजेस की वो क्या क्या चीज़ें कवर कर रही है, टॉपिक बाय टॉपिक एक पूरी लिस्ट, पूरा एक सीक्वेंस दिया होता है. ठीक है, तो उसका तो जो प्लूरल है वो डेफिनेटली इंडेक्सेस है. लेकिन जब इंडेक्स को यूज करा जाए फॉर पॉइंटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या स्केलिंग के लिए, जब हम बोलते हैं पॉइंटिंग और स्केलिंग इन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे. मपाई हिंदी में हम कहते हैं मापना. मापने के लिए किसी भी चीज को जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बहुत एपरेटसेस आते हैं जो कि हम लैब में यूज करते हैं जिसमें स्केलिंग होती है. ठीक है, उसमें जो इंडेक्स यूज होता है वो उसकी बात करें तो वो उसका मीनिंग होता है पॉइंटिंग और स्केलिंग. ठीक है, जो स्केल को पढ़ रहे हो हम, इंडेक्स यानी कि जो मापदंड है. ठीक है, तो मापना, मापदंड, इससे आप समझ सकते हैं. वो दूसरा ही वर्ड इंडेक्स होता है, वो ये वाला. आप मान लो कि इंडेक्स ही दो प्रकार के होते हैं. एक इंडेक्स होता है इसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑफ कंटेंट्स, और इसका डेफिनेटली जो प्लूरल है वो इंडेक्स का इंडेक्सेस होता है. लेकिन जो मापने वाला इंडेक्स होता है, मापना, जिसको हम कहते हैं एक स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें हम मार्केशंस हैं किसी स्केल की, या कोई जो है एक मापदंड के लिए एक कोई वैल्यूज दी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, एपरेटस की, तो उसका जो प्लूरल होता है वो होता है इंडिसेस. यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला इंडेक्स का यूज नहीं करा गया है, यानी टॉपिक्स और कंटेंट्स का इसका यूज नहीं हो रहा है यहाँ. तो फिर प्लूरल इसका कैसे यूज कर सकते हैं? प्लूरल हम इसका डेफिनेटली यूज नहीं कर सकते. हमें क्या यूज करना था बेसिकली यहाँ पे? हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए था इंडिसेस, जो कि यहाँ बोला गया था कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस. ठीक है, तो यानी कि प्रॉब्लम आई इस वाले पार्ट में. ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है इकोनॉमिक्स से है. इकोनॉमिक्स में काफी सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, काफी सारे के सारे डिस्प्ले करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस के थ्रू वैल्यूज निकाली जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं इसे जोड़ देता हूँ. इंडियन इकोनॉमी में
अगर कोई बोले कि इन्फ्लेशन का या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस का बात करें, अगर इन्फ्लेशन की बात करें या फिर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस की या इंडेक्सेस इंडेक्स की, तो जो है इसके कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स होंगे और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये होगा। अब जब बात करिए जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है जब ऊपर नीचे होगा तो उससे हमें पता लगेगा कि इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो वो जो इंडेक्स होगा वो बेसिकली ये मापने वाला इंडेक्स होगा, ठीक है, डिस्प्ले वाला इंडेक्स होगा, जिस चीज को हम मापदंड के तौर पे यूज करते हैं, जिस चीज को हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं कि इससे कंपेयर करना है हमें अगली स्थिति को। ये वाला इंडेक्स नहीं होगा जहां पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स से कंटेंट्स दी जाएंगे। वर्ड्स दोनों ठीक हैं, लेकिन एक का मीनिंग कुछ और है, दूसरे का मीनिंग कुछ और है। यहाँ पे जो यूज करा गया है वो मापदंड वाला है, उसका जो प्लूरल होगा वो इंडिसेस होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, इट हैज अ गुड स्टैंडर्ड। आप क्वेश्चन को डेफिनेटली मार्क करें, इस क्वेश्चन पे स्टार बना लो और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास और इस तरह के और वर्ड्स ढूंढो, ठीक है। प्लीज टेक योर टाइम। ओके, आई होप आप लोगों ने इसका जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड फ्यूचर यूज के लिए। लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, लेट मी टेक यू टू द अनदर चैलेंज। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो है सेवरल डजन्स काउंसलर्स वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग इन प्रोटेस्ट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे बहुत से लोग जो कि काउंसलर की पोजीशन में हैं वो जो है मीटिंग में थे किसी, और मीटिंग में प्रोटेस्ट के तौर पे वो वहां से वॉकआउट कर गए, वॉकड आउट, ठीक है। वॉकआउट भी एक तरह का एक्सप्रेशन है, यानी कि छोड़कर चले जाना, अपना विरोध प्रकट करने के लिए। तो ये छोटा सा सेंटेंस है, बहुत ही जनरलाइज सेंटेंस है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल सेंटेंस नहीं है। प्रॉब्लम स्पॉट करने वाले प्रॉब्लम स्पॉट कर चुके होंगे, जिन्होंने प्रॉब्लम स्पॉट नहीं करी है वो मैं फिर भी चाहूंगा एक ऑप्शन इसमें से ले लें। ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है या फिर नो एरर है, ठीक है। नो एरर भी हो सकता है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले आप ऑप्शंस ले लेते हैं इसके, ठीक है। कोई ना कोई ऑप्शन को आप अपने लिए चूज कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने कर लिया है। प्रॉब्लम सीधे सीधे पढ़ने वालों को समझ में आ गया होगा, डजन्स में है, डजन, डजन्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, डजन होती है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम, ये, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। डजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डजन जो है वो हमें एक वर्ड है इंग्लिश का जिसका सीधा सीधा मीनिंग होता है 12। सेंटेंस में डजन्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली प्लूरल वर्ड है। जैसे डेकेड का मतलब होता है 10, ठीक है। जैसे स्कोर का मतलब होता है 20, वैसे डजन का मतलब होता है 12। सेंटेंस में जो है सेवरल डजन्स नहीं होगा, सेवरल डजन होगा। सिर्फ डजन्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी यहाँ पे। डजन्स जो है वो रिक्वायरमेंट तब होती है जब हम एक तरीके से एक्सप्रेशन ये दे रहे हो कि बहुत सारे डजन्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डजन की बात होने वाली थी, तो उसका जो यूजेज है वो इसके थ्रू नहीं दिखेगा, वो सिर्फ डजन के थ्रू दिखेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम डेफिनेटली ए वाले पार्ट में है, ये प्रॉब्लम है, और इस वजह से हमारा ये सेंटेंस इस लेवल पे गलत है। तो ऑप्शंस डेफिनेटली आप देखोगे तो ए वाले पार्ट में प्रॉब्लम है एंड इसका आंसर ये है। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ की जरूरत है यहाँ पे कि कुछ वर्ड जो है नाउन के अंदर में ऐसे होते हैं जिनके साथ एस जो है तब ऐड करा जाता है जब रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज एंड दिस इज हाउ वी हैव डन इट। So let's go to another question. Let's take another challenge to us. Okay. So sentence says, Attorney generals from 16 states condemned the ban yesterday and were discussing whether to challenge the administration in court. ये sentence है, थोड़ा बड़ा है। Polity आपने पढ़ी होगी, जीएस के लिए प्रिपेयर करी होगी अपने जीएटी में, जीएस वाले पार्ट के लिए, उससे ये क्वेश्चन है और आपके सामने है। मैं चाहता हूँ आप इसे पढ़ें
पूरी तरीके से ऑप्शन रीड करें और अपना एक आंसर मार्क करके रख लें अपने लिए, ताकि जब मैं सही आंसर बता रहा हूँ तो आपको रियलाइज हो कि आपका आंसर सही था या नहीं था। सही हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने आंसर ये चूज करा था, सही आंसर ये था। एक स्टोरी आपकी, एक हिस्ट्री बन जाएगी उस क्वेश्चन से। प्लीज टेक लुक। ओके, ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों ने ये सेंटेंस जो है पूरी तरीके से पढ़ लिया है और आपने इसमें अपने आंसर मार्क कर लिया है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि नाउन के अंदर एक पार्ट आता है कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन्स जहां पे दो वर्ड का एक नाउन बन रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टर इन लॉ, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कमांडर इन चीफ, नाउन पढ़ते हुए आपको इन सबको देखना पड़ा होगा, आपने डेफिनेटली इनको सुना होगा। तो जब हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन की, तो इनको बनाया जाता है काफी सारे वर्ड्स को ज्वाइन करा के, और इसमें कीवर्ड होता है। जैसे सिस्टर इन लॉ में कीवर्ड है की, अटॉर्नी जनरल में की है अटॉर्नी जनरल कीवर्ड, कमांडर इन चीफ में कमांडर जो है वो कीवर्ड है। ऐसे नाउन्स के लिए मैं आपको स्ट्रेट अवे बताना चाहूंगा कि ऐसे नाउन्स के लिए प्लूरल जो क्रिएट होता है वो कीवर्ड पे एस ऐड करके होता है और कोई इसका तरीका नहीं है। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल होगा सिस्टर्स इन लॉ, अटॉर्नी जनरल का प्लूरल होगा अटॉर्नीज जनरल, कमांडर इन चीफ का होगा कमांडर्स इन चीफ। आप ये पीछे वाले पार्ट में एस नहीं ऐड करोगे, जो प्रॉब्लम यहाँ पे करी गई है। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल्स करा गया है, बल्कि अटॉर्नीज जनरल कहा जाता है। अटॉर्नीज जनरल फ्रॉम 16 स्टेट्स। प्लूरल बनाने का आपको जो है कंपाउंड नाउन का एक ही तरीका है, आप कीवर्ड पे ऐड करें, ठीक है। वही प्रॉब्लम इस सेंटेंस में दी गई है, उसको करेक्ट करने के लिए आपको यहां से एस उठा के यहां डालना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना पड़ेगा दैट इन केस ऑफ नाउन्स एंड ऑफ कंपाउंड नाउन नेचर, सिंगुलर टू प्लूरल हम कहां पे एस ऐड करके जाते हैं, ठीक है। प्लीज मेक इट अ पॉइंट। और इसी के साथ आंसर भी मार्क कर देंगे। इसका आंसर है इसका पार्ट ए, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन सीधे सीधा समझ में आया होगा। प्लूरलिटी और सिंगुलैरिटी पे चल रहा था क्वेश्चन, कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन था। कंपाउंड नाउन को कैसे हम, जब 2-3 वर्ड्स को ऐड करके एक नाउन फॉर्म होता है उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, और उसमें एक कीवर्ड होता है और कीवर्ड पे ही एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाया जाता है, और कोई उसका तरीका नहीं है। आप किसी और वर्ड में एस कर दोगे ऐड तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो मजा आया ऐसे करके। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी देखते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ओके, सो द सेंटेंस नंबर 13 सेज बट इन द कॉर्नर comma almost hidden from his fellows a 40 years old man was sitting who did not enjoy the sinking. ठीक है, please read the sentence and please pick your answers from the given options. Okay, I think enough time has been given. सेंटेंस पिछले वाले सेंटेंस की तरह अगेन कंपाउंड नाउन की बात कर रहा है। पहले तो सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेते हैं। बट इन द कॉर्नर, किसी कॉर्नर में, ऑलमोस्ट हिडन यानी कि छुपा हुआ था अपने दोस्तों से, अपने फेलोज से, एक 40 साल का आदमी जो कि बैठा हुआ था और जिसको सिंगिंग में मजा नहीं आया। अब कहीं से सेंटेंस निकाला हुआ है, बट स्पॉट करा मैंने सिंपल से एक सिचुएशन को जहां पे मुझे रियलाइज हुआ है कि प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, यानी 40 years old मैन, ठीक है। अगेन नाउन के अंदर में कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट। कंपाउंड नाउन क्या होता है नाउन में, जहां पे 2-3 वर्ड को वर्ड 1 प्लस वर्ड 2, या कभी कभी वर्ड 1 प्लस वर्ड 2 और कभी कभी वर्ड 3 भी ऐड करके एक पर्टिकुलर नाउन बोला जाता है। इसको एक ही नाउन काउंट करते हैं, वन नाउन। और वही बात यहाँ पे भी है, बट उस टाइम पे आप बीच में प्लूरल प्लेस नहीं कर सकते। इसको आप हमेशा इसी तरीके से बोलोगे, a 40-year-old man। जिस तरीके से बोलते हैं a 100-year-old building, ठीक है। तो ये कंपाउंड नाउन होता है, इसमें स्पेस नहीं होता है कि आप इसमें किसी एक वर्ड को अपनी मर्जी से चूज करें और उस पर एस लगा दें।
वो एक अलग सिचुएशन होती है, वो फिर नाउन नहीं कहलाता। जैसे मैं बोलूं, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, उससे बेटर समझ में आएगा। माय younger brother is 10 years old. और एक और एग्जांपल है, my younger brother is a 10-year-old boy। ठीक है, 10-year-old boy कंपाउंड नाउन है, और 10 years old ये एक सिंपल से सेंटेंस के वर्ड्स हैं, सेंटेंस फ्रॉम वर्ड्स, ये एक सेंटेंस का पार्ट है, ये कंपाउंड नाउन है ये। तो आप इस सेंटेंस में 10 years old boy नहीं कर सकते, आपको सिर्फ 10-year-old boy ही छोड़ना पड़ेगा, सिंगुलर में ही इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, तो इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिस प्ले इज डिवाइडेड इनटू 3 acts एंड ईच एक्ट्स हैज 3 scenes। सेंटेंस कह रहा है एक किसी प्ले के बारे में। प्ले आप लोगों ने देखे होंगे स्कूल में या कॉलेज में, या कभी जो है अपने आसपास में भी चलते हुए देखे होंगे अपने शहर में, जहाँ पे एक प्ले होता है, लोग जो है एक स्टोरी को ड्रामेटाइज करते हैं, एक्टर्स लाते हैं और वो स्टेज में हमारे सामने परफॉर्म करते हैं और वो ब्रेक डाउन करते हैं पूरे प्ले को। पहले वो एक्ट में डालते हैं और एक्ट के अंदर पे सीन क्रिएट करते हैं। तो उसके बेसिस पे सेंटेंस है कि एक प्ले है, किसी प्ले के बारे में वो बोल रहा है कि ये जो प्ले है इसको 3 एक्ट में डिवाइड करा है और हर एक एक्ट में जो है 3 सीन डाले हुए हैं हमने। ठीक है, तो प्लीज रीड द ऑप्शंस एंड प्लीज पिक द करेक्ट ऑप्शन। Okay, so since the sentence was small, so I will not give much time. I hope everybody has chosen their option. तो सेंटेंस को पढ़ के हमने देखा जो है यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। दिस प्ले इज डिवाइडेड इनटू, ये वर्ब आ गई हमारी। ओके, ये हमारे 3 acts, ये जो है नाउन के बारे में हो रही है बात, एक्ट्स की। और ईच एक्ट, ईच का प्रयोग नाउन में हम पढ़ते हैं हमेशा कि ईच का प्रयोग जो होता है, ईच मतलब होता है ऑब्वियसली, हिंदी में इसको कहते हैं हम प्रत्येक, यानी कि अगर हम बात कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों की तो हम ईच का इस्तेमाल करते हैं, हम बात करते हैं प्रत्येक की, यानी कि हर एक के बारे में हम एड्रेस करते हैं। उसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, आप ईच का इस्तेमाल जब भी करते हैं तो उसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कोई बोलता है each student must carry their ID या his ID। ठीक है, तो मैंने एक और क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इसके अंदर ही प्लेस कर दिया है, दैट each student must carry their ID या his ID। समझने वाले समझ चुके हैं। ईच के बाद आने वाला नाउन अगर इसमें एस होता तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि सिंगुलर ही रखना है, प्लूरल नहीं रख सकते। उसी तरीके से वर्ब भी यहाँ पे चॉइस में जब आई तो उसको भी हमें जो है सिंगुलर ही रखना है। और जो हमारे इनफैक्ट प्रोनाउन दिया गया, प्रोनाउन, उसको भी हमें जो है सिंगुलर ही यूज रखना है। तो सेंटेंस बनेगा ईच स्टूडेंट्स नहीं, क्या यूज होगा? स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट मस्ट कैरी हिज, देयर नहीं, हिज आईडी। तो यानी प्रत्येक, जिसको हम हिंदी में प्रत्येक कहते हैं और इंग्लिश में हम जिसे ईच कहते हैं, उसके बाद में आने वाला जो नाउन है यानी ये जो एक्ट्स है, इसको एक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सिंगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। और ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो आएगा यहाँ पे ईच, हाँ सी वाले पार्ट, ये वाला एक्ट। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था। नाउन में हम बहुत पढ़ते हैं ऐसा, नाउन में बहुत हमें देखने को मिलता है ईच से बनने वाले सेंटेंस, ईच बीच में आ जाता है सेंटेंस के, कभी कभी एंडिंग में आता है, तो उस तरीके से हम इसको समझते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू
our last question, and the last statement says that as consequently some have suffered irreversible damage to their health. Okay, these are your options. Last question है, 6 सेकंड दूंगा मैं आपको. स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने वाले समझ करके इसको एक बारी में आंसर पे आ चुके हैं वो आंसर टिक कर सकते हैं. जिसको आंसर समझ में नहीं आया वो जो है एटलीस्ट एक ऑप्शन लेके बैठ सकते हैं, एक चॉइस, एक गेस वर्क लेके. देन आई विल गो फॉरवर्ड एंड आई विल एक्सप्लेन द करेक्ट मेथोडोलॉजी और करेक्ट सीक्वेंस बताऊंगा मैं इसे कैसे सॉल्व करना है, इसके पीछे कौन सा रूल लग रहा है. प्लीज टेक योर चांस. ओके, आई होप सबने अपना ऑप्शन ले लिया है और सब लोग बहुत पेशेंस से वेट कर रहे हैं मेरे इसका आंसर बताने का. एज अ कॉन्सिक्वेंटली इसी पार्ट में प्रॉब्लम आ चुकी है ऑलरेडी. सेंटेंस जो है वो बेसिकली बोलना चाह रहा है कि एज अ रिजल्ट, यानी एज, तो जो निष्कर्ष हम कहते हैं किसी चीज़ का, रिजल्ट जो हम फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं किसी चीज़ का, यानी कोई चीज़ हुई और उसका रिजल्ट जो आया तो उसको कॉन्सिक्वेंस कहा जाता है. उसको जो है कॉन्सिक्वेंस कहा जाता है. और कॉन्सिक्वेंटली जो होता है वो एक एडवर्ब होता है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस की तो वो रिजल्ट होता है, वो नाउन होता है. लेकिन कॉन्सिक्वेंटली जब हम कहते हैं तो वो एक्चुअली में एडवर्ब होता है. सेंटेंस को पढ़ के क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो बोल रहा है एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस सम हैव सफर्ड, कुछ लोगों को जो है झेलना पड़ा और किसी किसी को इररिवर्सिबल डैमेज हुआ उनके हेल्थ में, यानी कि जो चेंज हम वापस ना कर सकें, उस तरह का इम्प्रूवमेंट ना ला सके, वैसा वाला डैमेज हुआ किसी किसी के स्वास्थ्य में. तो ऑप्शन ए में प्रॉब्लम है. और मैं यही बोलूँगा कि ये जो है ये एक बेसिकली एक ट्राई करा है एग्जामिनर ने, जो क्वेश्चन सेट करा है उसको कंफ्यूज करने के लिए करा है कि क्या आप समझ पाते हैं कि यहाँ पे एज अ रिजल्ट जो है वो एज अ कॉन्सिक्वेंस बोला जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली नहीं बोला जाएगा. तो इस तरह की जो है आपको क्वेश्चंस फेस करने के लिए पड़ सकते हैं जहाँ पे नाउन के बदले एडवर्ब रख दिया, कभी नाउन को प्लूरल से सिंगुलर कर दिया, कभी एक ऐसे नाउन पे एस ऐड कर दिया जिसमें एस ऐड होता ही नहीं है. तो इन सारे क्वेश्चंस में हमने ये सीखा कि नाउन को अगर हम ठीक से पढ़ें, उसके सारे के सारे रूल्स हम प्रैक्टिस करें, हम कंपाउंड नाउन जैसी चीज़ पढ़ें और पूरा के पूरा नाउन का सेटअप अगर हम पढ़ें, और तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो हम ना कर पाएँ. ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एनडीए के लिए मोस्ट प्रोबेबल टाइप्स हैं और एनडीए का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें कवर करूंगा मैं. और आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत बेनिफिट हुआ होगा. आप हमसे बने रहें और ट्राई करें कि आगे वाले वीडियोस में भी आप पेन और कॉपी लेके बैठे रहें और साथ साथ पे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and please like the video if you have benefited from it, and please leave a comment below if you think you have benefited from this video. Thank you very much. Jai Hind. All the best.